आज हमारे पास ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं और सम रीज़न। डज एनीवन नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बाकी लोग कहाँ पे हैं? सर आ जाते हैं। चले, टुडे इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि इससे पहले तो काफ़ी लोग मौजूद होते थे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो हम अपने यहाँ पे सेटिंग्स करते हैं जब तक के लोग हमें ज्वाइन करेंगे, और मेरे ख्याल में पीपल आर स्टिल कमिंग। तो आप लोग 1 मिनट जो है वो ले सकते हैं। यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मजीद मेरे ख्याल में ये चीज़ है कि चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। मुझे एक चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई कि जब क्या कहते हैं कोई भी मैप्रेस ट्रांसफर फंक्शन लिखा होता है जिसके अंदर लिखा हो फॉर एग्जांपल जैसे हम कल लैब में कर रहे थे, ऊपर लिखा हो 2 माइनस जी इनवर्स और नीचे लिखा हो 1 प्लस 4 जी इनवर्स, और हमें पूछा हो इसके पोल्स और जीरोस कहाँ पे हैं, तो हम उसको पहले से ओपन करके जी इनवर्स को 1/z लिख के एलसीएम वगैरह लेके उसको एक ट्रांसफर फंक्शन दूसरा बना के फिर उसके पोल्स एंड जीरोस बताएंगे कि एट द वेरी फर्स्ट हम बता देंगे इसके पोल्स एंड जीरोस ये हैं? मतलब वो जी इनवर्स वाली नोटेशन में। जी इनवर्स वाली नोटेशन में पोल्स क्लियर होते हैं, लेकिन जीरोस का मामला होता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको जी इनवर्स के बजाय जी की नोटेशन में ले जाएं, और वहां से आपको पोल जीरोस जो हैं वो हतमी तौर पे पता चलेंगे। सर लेकिन वो दोनों सेम तो नहीं आते। यानी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपके सिस्टम के जो एक्चुअल पोल्स और जीरोस हैं, तो वो वाले हैं जो आप जी की नोटेशन में आप लिखते हैं। जी इनवर्स की नोटेशन में जो कुछ है, तो दैट्स नॉट फाइनल ट्रू। यानी कि जो आपकी जी इनवर्स की नोटेशन है, तो वो कुछ पोल्स या कुछ जीरोस को वो सप्रेस कर रही होती है। तो जब आप जी की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको आप कह लें कि फॉर श्योर पता चल जाता है कि कौन से पोल्स हैं कौन से जीरोस हैं। तो जो जी की नोटेशन के साथ चीज आएगी वो आपके एक्चुअल पोल्स और जीरोस हैं। तो जी इनवर्स की नोटेशन जो है उसको आप कह लें कि आप यूटिलाइज ना करें टू फाइंड द पोल्स एंड जीरोस। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। और यानी सर जी जी और जो जी जी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लेना है वो भी जी इनवर्स वाली नोटेशन में ना लें, मतलब पहले उसको जी वाली नोटेशन में लेके आएं। एक्चुअली अब ये फॉर सम रीजन इट्स अ बिट मेस्ड अप, क्योंकि जो लिटरेचर है जी ट्रांसफॉर्म को आप कहीं से भी किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट बुक से देखेंगे, अभी भी जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स रिटन बाय द ऑथर्स फ्रॉम एमआईटी। तो समहाउ जी और जी इनवर्स दोनों नोटेशंस चल रही हैं, और जो इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म आप जब ले रहे होते हैं तो टिपिकली वहां पे लोग जी इनवर्स की नोटेशन यूज कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप दो चीज़ों पर रिलाय करते हैं। एक तो ये कि आपने जो कॉम्प्लिकेटेड या यूं कह लें जो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स हैं, आप उनके वो फैक्टर्स वगैरह बना लेते हैं, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन से चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं, सिंपल टर्म्स बना लेते हैं। और जब आपके पास सिंपल टर्म्स आ जाती हैं, फिर आप लुकअप टेबल जो है वो यूटिलाइज करके आप इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना चाह रहे होते हैं। तो वो जो हमारा मैकेनिज्म बना हुआ है कि रैशनल फंक्शंस होंगे जी ट्रांसफॉर्म के, जिसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। फिर कई दफ़ा हम वो जो पॉलिनोमियल्स हैं ऊपर नीचे हम उनके फैक्टर्स पता चलाते हैं। जब फैक्टर्स बन जाते हैं फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लुकअप टेबल के जरिए इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म पता चलाते हैं। तो जो लुकअप टेबल्स हैं उसमें जी इनवर्स की नोटेशन जो है वो ज्यादा कॉमन है। तो दिस इज व्हाट आई टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो प्रैक्टिस है हम उसके मुताबिक चल सकते हैं कि जब इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड करनी है तो इट्स बेटर कि आप जी इनवर्स की नोटेशन के साथ स्टिक करें, और व्हेन एवर यू आर सपोज टू मेक अ पोल जीरो प्लॉट, उस केस में आप जी की पॉजिटिव पावर की तरफ चले जाए। दिस इज व्हाट आई वुड से। थैंक यू सर। चले, एनी अदर क्वेश्चन?
चलें, इफ़ देयर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, और ऑफ कोर्स यानी कि हर 15-20 मिनट बाद हम थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लेते हैं, तो उस टाइम आप मज़ीद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बिफोर आई गेट स्टार्टेड, जो अनाउंसमेंट है वो मेरे ख्याल में यही है कि यू गाइस हैव अ ट्यूटोरियल कमिंग व्हिच इज़ आई बिलीव ऑन दिस सैटरडे। वैसे तो हमने मंडेज़ को प्लान किया हुआ था ट्यूटोरियल सेशन, बट बिकॉज़ द टीए वाज़ ट्रैवलिंग, तो जिसकी वजह से वी हैड टू कम अप विद एन अल्टरनेट स्केड्यूल। तो इस सैटरडे को आपका ट्यूटोरियल सेशन है, तो उसके लिए अपने कमेंट सजेशंस आप टीए को दे सकते हैं ईमेल के ज़रिए या गूगल क्लासरूम पे। तो जो हम चीज़ कवर करना चाह रहे हैं वो DTFT है। अगर आप किसी भी वजह से चाह रहे हैं कि अभी Z ट्रांसफॉर्म डिस्कस हो जाए तो लेट द टीए नो। अदरवाइज फिर यही है कि इस दफ़ा हम DTFT डिस्कस करेंगे, तो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन आएगा तो उसमें Z ट्रांसफॉर्म डिस्कस हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ है जो हमारा सेकंड ट्यूटोरियल सेशन है उसके बारे में, और द अदर थिंग इज़ कि आप लोगों का जो होमवर्क 2 है दैट विल बी पोस्टेड होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे टुडे। और जो सेकंड होमवर्क है तो उसका जो स्कोप है दैट इज चैप्टर 3 व्हिच इज Z ट्रांसफॉर्म। तो दीज आर द लॉजिस्टिकल अनाउंसमेंट्स। और उसके अलावा वही है कि आप अपना जो अटेंडेंस है वो आप मार्क कर लें गूगल क्लासरूम पे, एंड इन केस समवन इज नॉट एबल टू हियर मी तो आप रीजॉइन करने की कोशिश करें। ओके, विद ऑल ऑफ दिस वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। प्रीवियस लेक्चर में where were we? We were looking at the inverse Z transform। तो इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जो पॉपुलर मेथड्स हैं दोज आर पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड मेथड्स और द पावर सीरीज बेस्ड मेथड्स। तो पावर सीरीज बेस्ड मेथड्स जो हैं वो ज़्यादा आप कह लें कि पॉपुलर हैं फॉर व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस, जो FIR सीक्वेंसेस हैं जिनकी फाइनाइट ड्यूरेशन है। जो इन्फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स हैं या सीक्वेंसेस हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को हम सीक्वेंस कहते हैं, तो उनके लिए जो पॉपुलर मैकेनिज्म है तो दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। जो फॉर्मल मैकेनिज्म है जिसमें आप कोशी इंटीग्रल थ्योरम के जरिए इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं, तो दैट वाज लेफ्ट आउट, वी डिड नॉट डिस्कस इट बिकॉज इट वाज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। तो Z ट्रांसफॉर्म इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने कुछ डिस्कस की थी कि आपने दोबारा से फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में वापस कैसे आना है, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म्स थे वो हमने डिस्कस किए। आज हम जो है Z ट्रांसफॉर्म को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे, और आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ का क्या मामला है कि इवेंचुअली इसके लिए भी आपको आपके एग्जाम्स वगैरह में एक लुकअप टेबल एक टेबल मिल सकता है जिसमें Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिस्टेड होंगी। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे ही Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड व्हाट डू दे हेल्प अस अबाउट? तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे हेल्प अस एक्चुअली कंप्यूट इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म इन मेनी ओकेजन्स। तो इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी करनी पड़ी, आपको इंपॉर्टेंट जो Z ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं उनका टेबल भी आपको चाहिए, और उसके अलावा भी कई दफ़ा ये होगा ऑन टॉप ऑफ दैट, कई दफ़ा आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ विल हेल्प you guys to compute the inverse Z transform for a given x of Z। तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का हमारा ये मकसद है आज। तो टुडे होपफुली विल कंक्लूड दिस डिस्कशन, दैट मींस दैट विल बी द एंड ऑफ चैप्टर 3 एंड देन विल बी रेडी टू मूव टू चैप्टर 4 व्हिच इज अबाउट मल्टी रेट DSP। उसमें पहला टॉपिक हमारे पास नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम का है, उसके बाद फिर हमने ग्रेजुअली देखना है कि सैम्पलिंग रेट को सिस्टमैटिकली इंक्रीज कैसे करना है जिसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं, और सिस्टमैटिकली डिक्रीज कैसे करना है जिसको हम डेसिमेशन प्रोसेस कहते हैं। Okay, Z transform properties. तो प्रॉपर्टीज जो हैं आपके पास, देर आर मैनी ऑफ देम, और अगर आप Z ट्रांसफॉर्म के लिए जो डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो यू विल फाइंड टू मैनी प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन है तो दैट विल बी सेंटर्ड अराउंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं तो हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। वन ऑफ देम इज लिनियरिटी, द अदर वन इज टाइम शिफ्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज दैट,
The next one is, I think, multiplication by an exponential sequence. तो I'm not going to ask you कि आप properties को memorize करें. Once again, जो आप लोगों से required है, जो expected है, वो यही है कि if you guys are provided a table, तो आप लोगों को उसकी utilization करनी जो है वो ज़रूर आती हो. यानी interpretation is important. Differentiation property है, उसके बाद conjugation property है, और फिर आपके पास शायद टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टीज यानी कि इवन दो कि हमने इस टेक्स्ट बुक में देयर आर ओनली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि लिस्टेड हैं, लेकिन स्टिल दे सीम टू बी टू मैनी. तो उसका और कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो आपको लग रहा होगा कि यू गाइस माइट फील कंफ्यूज्ड कि जो प्रॉपर्टीज हैं दे सीम टू बी सिमिलर, लेकिन ऐसा नहीं है. All the properties are distinct in their nature, और you guys need practice actually, and you guys need focus, और जो आप लोग की mutual discussions हैं to kind of separate out all the properties from each other. कौन सी चीज़ actually क्या कर रही है. ओके, linearity है, टाइम शिफ्ट है, और जब आप x of n को एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करें तब फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी z डोमेन में क्या होता है. अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे x of z की z ट्रांसफॉर्म डोमेन में, अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो टाइम डोमेन में उसका क्या मामला है. कॉन्जुगेशन अगर आप करेंगे टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो चीज़ किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी. और टाइम रिवर्सल करेंगे अगर आप, तो टाइम रिवर्सल का मतलब है कि जो आपका x of n है यू शिफ्ट इट, या आप उसका मिरर इमेज ले लेते हैं. तो टाइम शिफ्ट एक और चीज़ है, टाइम रिवर्सल एक और चीज़ है. टाइम शिफ्ट का मतलब है कि आप अपने सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट को दाएं या बाएं मूव कर रहे हैं. और टाइम रिवर्सल का मतलब ये है कि आप उसको फ्लिप कर रहे हैं अराउंड द वाई एक्सिस, जैसे मिरर इमेज आप लोग लेते हैं. कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस कन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी जी ट्रांसफॉर्म जो एक्सप्रेशंस हैं दे विल गेट मल्टीप्लाइड. और इनिशियल वैल्यू थ्योरम है दैट टेल्स यू कि अगर आपके पास x of z का एक्सप्रेशन है, z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है, उसमें आप z की लिमिट अप्लाई करते हैं टू इन्फिनिटी, तो जो भी चीज़ आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलती है तो दैट इज x of 0, कि जो आपका सीक्वेंस है उसकी वैल्यू एट टाइम इंस्टेंट 0. और z ट्रांसफॉर्म में हमेशा आप कह लें कि जो z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस हैं दे आर नॉट अनकंडीशनली वैलिड, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होल्ड करते हैं. दे होल्ड फॉर अ रेंज और अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z, और वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हम ROC कहते हैं. तो अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनमें हमने ये भी देखना है कि अगर आप एक सीक्वेंस को टाइम शिफ्ट करें, अगर आप एक सीक्वेंस को टाइम रिवर्सल दें, या अगर आप एक सीक्वेंस को कॉन्जुगेट करें, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इट्स ROC. तो जो नया आपके पास टाइम शिफ्टिंग या टाइम रिवर्सल या किसी भी ऑपरेशन के बाद जो नया सीक्वेंस बनेगा तो उसका ROC पुराने ROC के साथ किस तरह से रिलेटेड होगा. तो ये चीज़ देखना भी ज़रूरी है. तो these are the discussions which we are going to do today. Okay, तो पहली चीज linearity. और ये जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि sometime people like to prove them as well, कि जो z ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, उससे आप स्टार्ट करते हैं और यू काइंड ऑफ कन्विंस योरसेल्फ के ये प्रॉपर्टी जो है इसके रूट्स क्या हैं, इसके ओरिजिन्स क्या हैं, and you try to convince yourself कि वाकई it is true, यानी कि it's not something which is made up, कोई artificial चीज़ नहीं है. लेकिन once again जो derivation है, proofs हैं properties के, तो वो हम exclude कर रहे हैं. at least ये जो regular हमारी class setting है उसमें if someone is interested तो you guys can come to my office, और फिर हम वो जो छोटे-छोटे से nice से proofs हैं we can go through them. तो linearity का मामला है, तो linearity says what, तो उसमें ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है x1 of n जिसकी z ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज कैपिटल x1 of z, और जो कोरेस्पॉन्डिंग ROC है उसको हम शॉर्ट नोटेशन में लिख रहे हैं कि उसका जो ROC है उसको rx1 हम से रिप्रेजेंट करेंगे. इस तरह से आपके पास एक दूसरा सीक्वेंस है x2 of n
जिसकी z ट्रांसफॉर्म आपने कंप्यूट की हुई है और उसको आप x2 ऑफ z कह रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपको ROC मिला है तो यू कॉल इट RX2, ठीक है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेज द फॉलोइंग, अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस थे x1 x2, आपने उनकी z ट्रांसफॉर्म्स कंप्यूट कर ली थी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ROCs थे वो आपने पता चला लिए थे, तो लिनियरिटी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं? लिनियरिटी की इम्प्लीकेशंस यही हैं कि अगर आप x1 को किसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और x2 को किसी और स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको एड अप करते हैं, ठीक है, तो ये जो टोटल चीज़ है इसकी जो z ट्रांसफॉर्म होगी, व्हाट विल बी द z ट्रांसफॉर्म, आपको दोबारा से ये जो आपके पास टोटल सिग्नल है, अगर आप इसको x3 ऑफ n कहना शुरू कर दें फॉर एग्जांपल, तो आपको x3 ऑफ n की z ट्रांसफॉर्म दोबारा से कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स थी x1 ऑफ z और x2 ऑफ z, आप क्या करें, आप उनको स्केल अप करें a और b से एंड देन यू ऐड देम टुगेदर। तो ये जो भी नई चीज़ होगी तो दैट विल बी द z ट्रांसफॉर्म ऑफ योर नेट सीक्वेंस, जिसको आप x3 कहते हैं। यानी एक काम तो ये था कि आप x3 ऑफ n जो है उसकी z ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं और वो आपके पास कैपिटल x3 ऑफ z आता। दूसरा काम ये है कि बिकॉज ऑफ लीनियरिटी अगर आपको इंडिविजुअल टर्म्स की लीनियर z ट्रांसफॉर्म्स आप पहले से कंप्यूट कर चुके हुए हैं, तो देर इज नो नीड टू कंप्यूट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x3 ऑफ n अगेन। आप इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स को उसी तरह से स्केल करें जैसे आपने टाइम डोमेन में स्केल किया था और ऐड करें जैसे आपने टाइम डोमेन में ऐड किया था। तो ये जो आपको फ्रीडम मिली है तो दैट इज बिकॉज ऑफ लीनियरिटी। अगर लीनियरिटी नहीं होती तो आप ये कभी भी नहीं कर सकते थे। तो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट लीनियरिटी। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो मैं आपको पहले भी थोड़ा सा आप कह लें कि हेड्स अप दे चुका हूँ, वार्न कर चुका हूँ, कि प्रॉपर्टीज जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ROC का मामला थोड़ा सा आप कह लें कि कुछ केसेस में चेंज, यानी कि इन सम केसेस द ROC विल चेंज। सब प्रॉपर्टीज के केस में ROC चेंज नहीं होगा, कुछ प्रॉपर्टीज के केस में ROC चेंज होगा, एंड वेन एवर द ROC चेंजेस यू नीड टू पे अटेंशन। तो इसमें भी वही है कि यू गाइज आर नॉट सपोज टू मेमोराइज इट, इसको यानी याद करना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इफ योर गाइज आर प्रोवाइडेड विद टेबल्स तो फिर हम ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टेबल्स को देख के उसको अप्रोप्रिएटली जो भी लिखा हुआ है उसको अप्लाई करें। तो ROC जो है इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है, हम कह रहे हैं कि जो x कैपिटल x3 ऑफ z जो है, जो नेट सिग्नल है उसका जो ROC है, इट कंटेन्स RX1 RX2 इनका इंटरसेक्शन। तो अब ये स्टेटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड के कंटेन्स। अगर ये वर्ड नहीं होता तो हम कहते हैं कि लिनियरिटी के केस में फर्ज किया थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कर लें कि ये जो कंटेन्स का जो वर्ड है वो नहीं है, तो उस केस में फिर हम हमारा ROC क्या बनेगा कि जो दो इंडिविजुअल ROCs हैं x1 और x2 के, तो आप उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो जो कॉमन रीजन बनेगा, ये जो कॉमन सेट बनेगा, तो दैट इज द ROC। लेकिन जब आप कंटेन्स का लफ्ज इस्तेमाल करें तो दैट मीन्स के अब जो आपके पास नेट सिग्नल है उसका जो ROC है, या नेट जो z ट्रांसफॉर्म है उसका जो ROC है, it is at least the intersection and it could be more। ठीक है, तो यहाँ पे यानी आपको यू नीड टू बी विजिलेंट। यानी बाकी सब तो हमें समझ आ रहा है कि इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं, इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स को स्केल करके ऐड कर दें तो हमारे पास नेट z ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। लेकिन ROC में मामला ये है कि जो दो इंडिविजुअल आपके पास ROCs थे उनका इंटरसेक्शन लें, और जो आपका नेट ROC है वो कई दफ़ा इतना ही होगा जितना इंटरसेक्शन का जो एरिया है वो है, और कुछ केसेस में इट विल बी मोर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल में आई शुड राइट इट डाउन एज अ नोट। वो ये है कि इफ x1 ऑफ z एंड x2 ऑफ z, के x1 ऑफ z और x2 ऑफ z जो आपके पास दो इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स हैं, दे हैव some pole zero cancellation, then
क्या होगा कि जो ROC है ऑफ कौन सा सिग्नल x3 ऑफ z, ठीक है, इट इज जो इंडिविजुअल ROCs का जो इंटरसेक्शन है वो एंड मोर। तो ये है, यानी कि इट्स अ प्रिसाइज स्टेटमेंट। तो आप इसको थोड़ा सा यानी कि यू कैन टेक अ मिनट टू काइंड ऑफ एब्जॉर्ब इट। अदरवाइज वही है कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो इसको आप बाद में भी इस पे गौर कर सकते हैं, और डेफिनेटली इट्स मेंशन इन द टेक्स्ट बुक एज वेल। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मुझे पता है, टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है ये चीज़। तो यही है, मामला क्या हो रहा है कि ये जो आपको x3 ऑफ z का जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स हैं आपने उनका वेटेड सम लिया है, यानी कि उनकी स्केलिंग किया है विद स्केलिंग फैक्टर्स a एंड b, फिर आपने उनको ऐड किया, या कई दफ़ा हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो ये जब आप वेटेड सम ले रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास दो रैशनल फंक्शंस हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स आप एलसीएम वगैरह लेंगे, तो एलसीएम लेते लेते कई दफ़ा ये होगा कि आपके पास कुछ फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में विच विल गेट कैंसल्ड। तो जो न्यूमरेटर में जो फैक्टर होता है उसको हम जीरो कहते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको हम पोल कहते हैं। तो अगर पोल जीरो कैंसलेशन होगी तो फिर क्या मामला होगा कि जो x3 ऑफ z है, जो नेट आपके पास z ट्रांसफॉर्म है, जो उसका ROC है, वो जो पुराने इंडिविजुअल ROCs थे उनके इंटरसेक्शन से ज्यादा होगा। और अगर ऐसी कोई पोल जीरो कैंसलेशन नहीं होती फिर ये मामला होगा कि x3 का जो ROC है तो वो एग्जैक्टली वो RX1 और RX2 का इंटरसेक्शन है। इसके लिए हम एक यानी कि यहाँ पे फर्जी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी सिग्नल था x1 ऑफ n, जिसकी z ट्रांसफॉर्म हमने कंप्यूट की हुई थी, और वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मे बी ये सिचुएशन थी हमारे पास। अभी मैं z की पॉजिटिव पावर्स की नोटेशन में लिख रहा हूँ, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और इसी तरह से एक और फिक्टिशियस सिग्नल है, फर्जी सिग्नल x2 ऑफ n, उसकी z ट्रांसफॉर्म भी हमारे पास मौजूद है, उसका एक्सप्रेशन, एंड दैट वाज z-1 और फिर z-4, z-7, और मे बी यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में z+1 कर देता हूँ। तो अब ये मामला है कि हम कह रहे हैं कि हमने x3 ऑफ z एक डिफाइन किया है विच इज a टाइम्स x1 ऑफ z और b टाइम्स x2 ऑफ z, ठीक है। और उस केस में अब पहले वाला जो आपके पास सिग्नल है दैट इज a टाइम्स z-3 और z+1 z+10। और जो दूसरा केस है उसमें क्या है कि जो दूसरी टर्म है b मल्टीप्लाइड बाय z+1 z-4 z-7। चले, यानी कि वैसे तो ये किसी और डायरेक्शन में चला गया, तो इट इज़ नॉट गोइंग द वे आई वाज ट्राइंग टू स्टेयर इट। जिस तरह मैं इसको करना चाह रहा था वैसे ये नहीं हुआ, लेकिन स्टिल आई होप के you guys will get the partial understanding के what is that I wanted to discuss। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी के जरिए आपको फायदा क्या होता है कि इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म्स जो हैं उनका वेटेड सम लें तो आपके पास नेट जी ट्रांसफॉर्म आ जाती है। लेकिन जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं तो उसमें ये मामला होता है कि ये जो एलसीएम का प्रोसेस है जिसको मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो जब आप एलसीएम ले रहे होते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि इवेंचुअली जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कुछ टर्म्स जो हैं वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई टर्म्स कैंसिल होती हैं तो दैट मीन्स के जो आपका नेट ROC है वो इंडिविजुअल ROCs के इंटरसेक्शन से ज़्यादा होगा, कुछ एरिया मजीद होगा। और अगर टर्म्स कैंसिल नहीं होती हैं तो दैट मीन्स के जो आपका नेट ROC है तो वो इंडिविजुअल ROCs के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। अब ये एग्जांपल तो उस तरह से प्रोसीड नहीं कर सके हम लोग जैसे मैं चाह रहा था, क्योंकि इसमें अभी आप न्यूमरेटर में
ये मज़ीद आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद आपके पास एक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आएगा, फिर आप दोबारा से उसके फैक्टर्स बनाएंगे, फिर आप शायद कोई कैंसिलेशन कर सकें। यहाँ पे वो नहीं हो सका जो मैं चाह रहा था, लेकिन वही है कि अगर आपके पास इवेंचुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कैंसिल हो जाएं, ठीक है, तो उस केस में आपका जो ROC है इट विल बी मोर देन द इंटरसेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ROCs। तो एक्चुअली चले, that was the example I tried to make up, ठीक है, but it did not actually do the thing I wanted to do। अब वो डिस्कशन हम थोड़ी सी कर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में मौजूद है। वो यही है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सिग्नल है x1 which is a to power n u of n, और फिर एक और सिग्नल है x2 of n which is a to power n u of n minus capital N। तो इन सिग्नल्स को अगर आप स्केच करना चाहें तो यू कैन स्केच देम। बोथ ऑफ दीज सीक्वेंसेस दे आर राइट साइडेड, इनके नेगेटिव टाइम इंडिसेस के लिए इनकी वैल्यू 0 है। जो पहला सीक्वेंस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। जो दूसरा सीक्वेंस है इट स्टार्ट्स एट कैपिटल N, ठीक है, और उसके बाद इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर हम इनकी z ट्रांसफॉर्म्स लिखना चाहें तो I assume के by now we can write them directly, at least I have memorized some of the basic expressions। तो 1 over 1 minus AZ inverse, ठीक है, और इसका जो ROC होगा तो वो क्या होगा, Z magnitude greater than A magnitude। तो ये आपके पास पहली Z ट्रांसफॉर्म है x1 के लिए। फिर जो दूसरी Z ट्रांसफॉर्म है x2 of Z, तो what is that? Okay, इसमें let me see। चलें, इसमें अभी कुछ डिस्कशन है जो अभी आनी है कि क्योंकि यहाँ पे टाइम शिफ्ट आ रही है, तो टाइम शिफ्ट अभी हमने प्रॉपरली डिस्कस नहीं की है, ठीक है। लेकिन जब आप यानी जब हम डिस्कशन कर लेंगे तो यू विल सी के टाइम शिफ्ट की वजह से एक टर्म आपके पास z2 minus n आनी है, बाकी सब कुछ आपके पास पहले की तरह रहेगा 1 over 1 minus AZ इनवर्स, ठीक है। और इसका भी जो ROC है तो दैट विल बी z greater than A होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये कि अब अगर हम एक नया सिग्नल कंस्ट्रक्ट करते हैं x3, ठीक है, विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ax1 प्लस bx2 ऑफ n, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि a जो है मैंने उसको 1 सेट किया हुआ है और b जो है मैंने उसको -1 सेट किया हुआ है। तो उस केस में इवेंचुअली हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, x1 ऑफ n माइनस x2 ऑफ n। और व्हाट इज दिस सिग्नल, अगर इस सिग्नल को आप स्केच करना चाहें तो ये जो x3 है, तो x3 एक ऐसा सिग्नल है जो कि एक्चुअली FIR बन गया। हालांकि हमने दो IAR जो सीक्वेंसेस हैं उनसे हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इवेंचुअली जब आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो दैट टर्न्ड आउट टू बी एन FIR सीक्वेंस। ये FIR है, हालांकि ओरिजिनल जो आपके पास x1 था दैट वाज IAR, और जो x2 था दैट वाज आल्सो IR। तो FIR जो है उसका मामला हम पहले देख चुके हुए हैं, यानी कि कपल ऑफ लेक्चर्स अगो, जिसमें हमने FIR सीक्वेंस के लिए Z ट्रांसफॉर्म जो है वो कंप्यूट की थी, और फिर हमें ये पता चला था कि FIR सीक्वेंस के लिए क्या मामला था कि आपके पास जो जीरोस हैं दे आर आप कह लें कि इक्वल स्पेसिंग के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑन अ सर्कल, जिसका रेडियस कितना होता है, जितना आपके पास जो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है उसका बेस है, यानी a टू पावर n है, तो रेडियस जो है इस सर्कल का कितना होगा, a होगा। और फिर क्या था कि जो इस केस में आपके पास पोल भी होता है एट लोकेशन a, यानी कि you guys will need to refresh your memories। वो जो 2 लेक्चर्स पहले जो हमने FIR सीक्वेंस के लिए Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन कंप्यूट किया था और बाकी चीज़ें देखी थी, एंड देन देयर आर सम पोल्स एट ओरिजिन। तो मकसद ये है कि उस सारी पुरानी डिस्कशन को एक तो ये कि मैं कम्प्लीटली रिवाइव नहीं कर रहा हूँ, आई एम लीविंग इट अप टू यू गाइस कि आप उसको रिफ्रेश करें। लेकिन जो पॉइंट मैं यहाँ पे क्लेम करना चाह रहा हूँ ये कि
इस पर्टिकुलर केस में वन ऑफ द पोल्स which is right here at location A, it gets cancelled by a zero, ठीक है, which is also at location A. तो ये जो पोल जीरो कैंसलेशन है, जिसकी वजह से ये मामला होता है कि अगर आपके पास जो इंडिविजुअल x1 था उसका ROC क्या था, z ग्रेटर देन a, यानी कि x1 का ROC था कि जो a रेडियस का जो सर्कल है उससे बाहर बाहर, और x2 का ROC क्या था, दैट वाज आल्सो z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन a. तो x1 और x2 का जो इंडिविजुअल ROC था तो दैट वाज दिस रीजन जिसमें ये सर्कल इंक्लूडेड नहीं था, सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन, और ये कौन सा सर्कल था जिसका रेडियस a है. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है तो दो IR सीक्वेंसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन टर्न्ड आउट टू बी एन FIR सीक्वेंस, और उसमें पोल जीरो कैंसलेशन हुई है, और इवेंचुअली क्या मामला हो गया कि अब जो आपका सिग्नल x3 है, x3 का ROC एक्चुअली इट टर्न्स आउट टू बी एवरीथिंग. x3 का ROC उसमें सब कुछ है एक्सेप्ट ओरिजिन, यानी कि वो जो इंडिविजुअल ROCs का जो ओवरलैप था अब एरिया उससे ज्यादा हो गया जो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन लेने की वजह से मिला है. तो ये वो चीज़ है जिसमें थोड़ी सी आपको यानी कि यू नीड टू एक्सरसाइज कॉशन, एहतियात की ज़रूरत है कि x3 ऑफ n है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x3 ऑफ z है, ठीक है. अब जो x3 ऑफ z का जो ROC है तो व्हाट इट इज, इट्स एक्चुअली मोर देन, तो ये जो ROC है वो जो इंडिविजुअल ROCs थे RX1 और RX2 उनके इंटरसेक्शन से ज्यादा है, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन आप जब ले रहे थे तो कितना था, वो आपके पास सारे वो पॉइंट्स थे जिनके लिए z का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन a है. लेकिन अब आपके पास कुछ वो पॉइंट्स भी आ गए हैं जिनके लिए z का मैग्नीट्यूड लेस देन a है, सिर्फ और सिर्फ आपने ओरिजिन को एक्सक्लूड किया इस केस में. तो ये जो एग्जांपल है इट रिक्वायर्स थिंकिंग एट योर एंड. I assume कि you guys will try to practice it after the lecture today, or if there are any confusions, questions, तो आप लोग अगले lecture में फिर दोबारा से ये चीज़ raise कर सकते हैं. Right now for the moment I want to proceed forward to the next thing. अगर कोई question है तो वो आप लोग कभी कर सकते हैं. सर जब भी हमारे पास पोल जीरो कैंसिलेशन होगी हर केस में ही हमारा ROC बड़ा होएगा, बिकॉज इन केस फॉर एग्जांपल दो पोल्स थे एंड देयर इज अ पोल एट 1 एंड देन देयर इज अ पोल एट 1/2 और 1/2 वाला पोल हमारा कैंसिल होता है, तो और अगर ROC हमारा इज आउट ऑफ लाइक 1 तो हम बढ़ेगा नहीं ना ROC. हाँ, कुड बी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, यानी आई एम नॉट श्योर कि इसको हमेशा बढ़ना चाहिए नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट है इन द टेक्स्ट बुक इट सेज कि इट कुड बी मोर, तो वी नीड टू बी विजिलेंट. मकसद ये है कि ROC में चेंज आना है कि वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए आपका Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है फिजिबल पॉइंट्स, तो वो कम या ज्यादा हो सकते हैं. चलें मैं इसको भी फौरन टेक्स्ट बुक में एक फिर देख लेता हूँ. Linearity ROC contains RX1 intersection RX2 if the linear combination is such that some zeros are introduced that cancel poles, then the region of convergence may be larger. चले इन्होंने भी मे बी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो दैट मीन्स के इट विल स्टिल नॉट बी काइंड ऑफ अश्योर्ड थिंग, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होगा. तो पोल जीरो कैंसलेशन की वजह से भी कुछ केसेस में ROC ज्यादा होगा, आपका जो रीजन है वो बढ़ेगा, वरना हो सकता है कि इट माइट स्टिल रिमेन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इंडिविजुअल ROCs. वंस अगेन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है उसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पे है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. इफ आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, और अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कोई भी Z ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम तो देन यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल. तो यानी कि स्टे विजिलेंट. ठीक हो गया. चलें नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is about time shifting. टाइम शिफ्टिंग सेज के आपके पास एक सीक्वेंस है x of n, उसकी Z ट्रांसफॉर्म है कैपिटल X of Z, और फिर आप x of n जो आपका सीक्वेंस है you shift it by n naught. n naught is an integer, क्योंकि
जो x ऑफ n में जो n है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज एन इंटीजर, तो जिसकी वजह से जो शिफ्ट्स हैं वो भी इंटीजर वैल्यूज की होंगी। आप किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को 1.5 शिफ्ट या 3.5 या 5.7 इस तरह की शिफ्ट नहीं दे सकते, आपको इंटीजर शिफ्ट देनी है। तो जब आप इसको शिफ्ट दे रहे हैं तो इनके अगर आप टाइम डोमेन में एक सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके जी ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या मामला हो रहा है कि वट एवर द जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन वाज, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर z2 माइनस n नॉट। तो ये फैक्टर जो है वो नया ऐड हो जाता है, यानी जब n नॉट पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स कि आपने अपने सीक्वेंस को दाएं तरफ शिफ्ट किया, यानी कि डिले किया है। और जब आपके पास n नॉट नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स कि आपने सीक्वेंस को लेफ्ट शिफ्ट किया है, दैट मीन्स कि टाइम एडवांस आपने किया है। तो जो भी आप टाइम डिले या टाइम एडवांस कर रहे हैं, सीक्वेंस को दाएं बाएं शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में या जी डोमेन में ये रिजल्ट निकलता है कि जो आपका x ऑफ z है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय z2 माइनस n नॉट। और अगर इंडिविजुअल जो ओरिजिनल x ऑफ n है उसका ROC था r ऑफ x, ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है उस केस में जो ROC है उसके बारे में क्या हमारे पास कमेंट्स हैं कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, वंस अगेन वही है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ यानी कि लर्निंग व्यू पॉइंट से इन चीज़ों को देखें। जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो ग्रेजुअली आ जाएगा, अदरवाइज फिर यानी कि हम टेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो ROC रिमेन्स अनचेंज्ड। कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि आप ओरिजिन पे चीज़ों को चेक कर लें कि मामला कैसे हैं, और इन्फिनिटी पे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू से फॉर द मोमेंट। और इसका भी यही मामला है कि वी कैन काइंड ऑफ प्रैक्टिस इट बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल, कि आपके पास एक जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है विच इज 1 ओवर z माइनस 1/4, और आपको ROC गिवन है कि z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1/4। तो जिस तरह का ROC आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सीक्वेंस है दैट इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस, क्योंकि ROC जो है दैट इज एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द पोल, जो सिंगल पोल है यहाँ पे। तो अब इसमें हम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक तो ये कि हम कोई भी और ट्रिक लड़ाएं और हम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करें। दूसरा वो ये कि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो सकती है तो वो हम करें। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, लेट्स सी कि वो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी यही है कि आप कोई मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ करने की कोशिश करें। वो ट्रिक यही है कि फ़र्ज़ किया कि मैं ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस कि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जी इनवर्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ अपने सारे एक्सप्रेशन को। तो व्हाट डू आई गेट? जी इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 जी इनवर्स। और दूसरा ऑप्शन क्या है? उसमें भी वैसे तो यानी यही चीज़ करनी पड़ेगी आपको, जी इनवर्स से जो आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, यानी बेसिकली यही एक्सप्रेशन जी इनवर्स ओवर 1 माइनस 1/4 जी इनवर्स जो हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप कहते हैं कि जी इनवर्स को हम एक तरफ लिखते हैं और जो बाकी चीज़ है 1 ओवर 1 माइनस 1/4 जी इनवर्स उसको हम एक तरफ लिखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि there are multiple ways to solve this problem. तो जो पहला ऑप्शन था उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास x of z है z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 z इनवर्स। इसमें वही है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो इट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप जो है वो लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं टू काइंड ऑफ सिंप्लीफाई द थिंग्स अ बिट मोर। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें 1/4 है तो माइनस साइन होगा, उससे वो प्लस हो जाएगा। जी इनवर्स हमने यहाँ पे लेके आना है, तो 4 हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली टर्म है तो दैट विल बिकम जी इनवर्स। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी टर्म है तो दैट विल बी
-4 और +4, तो आपके पास 4 रिमाइंडर आ गया। और लॉन्ग डिवीजन के बाद जो भी चीज़ है वो आप लिख सकते हैं कि कोशेंट विच इज़ -4 प्लस रिमाइंडर विच इज़ +4 डिवाइडेड बाय जो आपका डिनोमिनेटर है 1 - 1/4 जी इनवर्स। तो अब आप जो है इसकी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग लुकअप टेबल्स। तो जो कांस्टेंट है उसकी जो इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है वो यूनिट सैंपल फंक्शन है, और जो स्केलिंग है वो वैसे की वैसे साथ आ जाएगी। और जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है तो 1/1 - AZ इनवर्स है, तो वो कौन सी चीज़ है, और आपको ये भी पता है कि राइट साइडेड सीक्वेंस है, दैट इज एक्चुअली a⁴n u(n), और यहाँ पे मैंने a लिखा है, तो a कौन सी चीज़ है, a इज 1/4। तो एक तो ये तरीका था कि आप कोई भी ट्रिक इनके इस्तेमाल करते और आप इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते। दूसरा तरीका वही है जो हमने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की है तो हम उसको यूटिलाइज करें कि जी इनवर्स सेपरेट कर लें और 1/1 - 1/4 जी इनवर्स लिख लें। फिर आप रिकॉल करें कि ये जो टर्म है इसकी जी इनवर्स क्या है, इसकी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म, वी नो कि इट्स अ राइट साइडेड सीक्वेंस, तो इसकी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/4 रेज़्ड पावर n u(n). और फिर आपको नजर आ रहा है कि इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है जी इनवर्स का। तो इसका क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है इट समहाउ गॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 1, ठीक है। तो जिसके वजह से फिर आप लिखेंगे कि 1/4, जहां जहां n है तो वहां पे आप n-1 कर देंगे, u(n-1). तो ये अब आपके पास इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अब यानी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो दो एक्सप्रेशन हमने दो मुख्तलिफ तरीकों से कंप्यूट किए हैं, अपेरेंटली दे लुक डिफरेंट, लेकिन जब आप इनकी स्केचिंग करेंगे तो यू विल सी के जो वैल्यूज हैं दे टर्न आउट टू बी द सेम, ठीक है। इन दोनों को जब आप स्केच करेंगे तो स्केच विल बी द सेम। तो ये है, इफ समवन स्टिल हैज सम कंफ्यूजन्स वगैरह, तो उसका हल ये है कि आप बिल्कुल ही सिस्टमैटिक हो सकते हैं कि यू लीव नो रूम फॉर एम्बिग्विटी। वो यही है कि जैसे हमने अभी लिखा था ना कि x(n) है, उस यानी कि नोटेशन वाइज आप बिल्कुल आप कह लें कि आप अपनी नोटेशन को एक्सेलेंट रखें, नोटेशन में कंफ्यूजन ना रखें कि x(n) है उसकी z ट्रांसफॉर्म x(z) है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ROC है तो दैट इज R(x). और फिर आप कह रहे हैं कि मैंने अपने x(n) को शिफ्ट दी है बाय n0, ठीक है। n0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसकी जो z ट्रांसफॉर्म है, अगर हम x(n) को शिफ्ट दें n0 की, तो z ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि x(z) आपको मिलता है और इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय z2 माइनस n0, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे नोटेशन को ब्यूटिफाई करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप कहें कि ये जो शिफ्टेड सिग्नल है लेट मी कॉल इट y(n), और इसी तरह से जो नया जो z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है लेट मी कॉल इट y(z), ठीक है। फिर उसके साथ जो ROC होगा तो लेट मी कॉल इट R(y), ठीक है। उसके बाद फिर आप वो बाकी सारी चीज़ें चला सकते हैं, जैसे जो चीज़ आपको गिवन थी कि x(z) वाज गिवन टू यू, या जो एग्जांपल थी उसमें जो भी चीज़ आपको गिवन थी तो मे बी यू कॉल इट w(z) विच वाज 1/z - 1/4, जिसको आपने अरेंज करके लिख दिया था z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 - 1/4 z इनवर्स। और फिर उसको फर्दर हमने कहा था कि इसको हम इस तरह से कर लेते हैं z इनवर्स 1/1 - 1/4 z इनवर्स। फिर आप कहें कि ये जो सिग्नल है कि लेट मी कॉल इट x(z), ठीक है। इस सिग्नल को मैं x(z) कह रहा हूँ और मुझे पता है कि इसकी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/4 रेज़्ड टू पावर n और u(n), ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि और ये जो सिग्नल है दैट इज माय x(n), और फिर क्या हो रहा है कि अगर x(z) जो है उसके साथ अगर z इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट किया कि y(z) कह रहा हूँ, तो दैट मीन्स के x(n) जो y(n) है, यानी कि y(z) का जो z इनवर्स है दैट विल बी y(n), वो क्या होगा, दैट विल बी x(n - n0), बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने शुरू में जो डेफिनेशन लिखी थी कि
y ऑफ n क्या है, x ऑफ n माइनस n नॉट। फिर आपने जो x ऑफ n का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर आप उसमें जहाँ जहाँ n है तो उसको n माइनस n नॉट करते हैं, n नॉट इज 1, तो फिर आपके पास आ जाता है 1/4 रेज़ पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी क्विक, क्योंकि मैं आज यानी कि एज पर प्लान मैं इस चीज़ को फिनिश करना चाह रहा हूँ। आई होप कि यू गाइस आर फॉलोइंग मी। तो इन्हीं मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है तो वो ये कि नोटेशंस के लिए लिखा है, क्योंकि नोटेशंस आर इंपॉर्टेंट। कि आप शुरू में कहें कि मेरे पास एक एक्स ऑफ एन है, उसकी जो जी ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ जी है, फिर जब मैं एक्स ऑफ एन को शिफ्ट करता हूँ तो समहाउ डेफिनेटली शिफ्टेड सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल की तरह तो नहीं है, इट्स अ डिफरेंट सिग्नल। तो जिसकी वजह से आप उसको एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट को आप वाई ऑफ एन का नाम दे दें तो इट बिकम्स बेटर एंड मोर प्रोफेशनल, यानी कि उससे नोटेशन आपकी सही हो जाती है। फिर आप कहते हैं एक्स ऑफ एन की जी ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी है, फिर एक्स ऑफ एन को जब मैंने शिफ्ट दिया है बाय एन नॉट तो आई कॉल इट वाई एन, फिर वाई एन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जी ट्रांसफॉर्म है दैट इज वाई जी। फिर आपको इनकी क्योंकि आपने पार्ट्स में देखना होता है जी ट्रांसफॉर्म डोमेन में भी और टाइम डोमेन में भी, तो फिर आप बता सकते हैं हर पार्ट को लेबल करके कि ये पार्ट मेरा एक्स ऑफ जी था, जब मैंने उसको जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हुए देखा तो दैट टेल्स मी के टाइम डोमेन में जो एक्स ऑफ एन था तो इट एक्चुअली गॉट शिफ्टेड बाय 1। तो इस तरह की चीज। ओके, तो मैं अगली चीज की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। सर हमने जो दो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए हैं दो तरीकों से, एक हमने टाइम शिफ्ट से किया और दूसरा हमने लॉन्ग डिवीजन से किया, तो जो हमारे पास कॉस ऑफ एक्स का आंसर आया दैट शुड बी लाइक सेम, सिग्नल सेम ही बनना चाहिए कि हाँ जी, वो सेम है। वो मैंने एक्चुअली वही चीज़ है, मैंने पॉइंट आउट भी किया उस चीज़ को। सिग्नल इज सेम, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन यू विल गेट कन्विंस्ड अगर आप उसको गौर से देखें। आई ऑल्सो लुक्ड एट इट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द लेक्चर। तो वो एक ऐसा सीक्वेंस है जो टाइम इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है। तो जो पहला आपके पास एक्सप्रेशन आया हुआ है उसमें मामला ये है कि यानी वो ये चीज़ थी -4 डेल ऑफ एन और फिर +4 था 1/4 रेस्ट पावर n u ऑफ n। जब आप टाइम इंस्टेंट 0 पे देखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये -4 है, और ये जो वैल्यू इधर से आएगी दैट वैल्यू विल बी +4। तो टाइम इंस्टेंट 0 पे कुछ भी नहीं होगा, और इवेंचुअली ये जो यूनिट सैंपल फंक्शन है ये टाइम इंस्टेंट 0 से आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि एट n = 0 जो आपके पास सिचुएशन है वो ये है। फिर जब आप एट n = 1 पे देखेंगे तो फिर ये जो पहली टर्म है इट विल काइंड ऑफ डिसअपियर, ठीक है, क्योंकि वो मुसलसल 0 होगी, तो फिर आपके पास सिर्फ दूसरी चीज़ रह जाएगी। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे और जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन था उसको प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट द सेम प्लॉट एक्चुअली। तो इसको आप लोग यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं। हम डेफिनेटली इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोसीड क्योंकि आई वांट टू काइंड ऑफ रैप दिस डिस्कशन टुडे। अगर एंड ऑफ द लेक्चर पे हमें कोई टाइम मिलता है तो फिर हम इस पे दोबारा इसकी स्केचिंग पे हम वापस आ सकते हैं। तो आई हैव एक्चुअली डन इट यानी कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ माई लेक्चर, दैट्स व्हाई आई नो के दोनों रिप्रेजेंटेशंस सेम है इवन दो के मैथमेटिकली दे लुक डिफरेंट। तो हम इस पे वापस आ सकते हैं लेक्चर के एंड पे, अगर होपफुली हम जल्दी इनके अपनी चीज खत्म कर लें। So this is the property we have now. The next property है this property says that कि अगर आपके पास एक sequence of interest है x of n जिसकी z transform x of z है और जो corresponding ROC है that is R of x, तो फिर जब आप अपने sequence of interest x of n को multiply करें with something जिसको मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ v0 raised power n, तो z0 क्या चीज़ है?
Z नॉट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू, ठीक है, ये जो भी आपके पास Z नॉट रेज़ पावर n जो सीक्वेंस है वो ग्रो करेगा या डिके करेगा, जिसकी वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कहते हैं इन जनरल। जब आप अपने x ऑफ n को किसी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डू यू ऑब्जर्व इन द Z ट्रांसफॉर्म डोमेन? ये कि जो भी आपके पास x ऑफ Z का एक्सप्रेशन है तो उसमें एक बड़ी खास तरह की स्केलिंग आती है, और वो स्केलिंग इनके लफ्ज़ों में किस तरह है, वो ये है कि जहाँ जहाँ पे z है तो आप z को z बाई z नॉट से रिप्लेस करेंगे, और उसका इफेक्ट ROC पे भी है कि ROC की भी स्केलिंग हो जाएगी, उसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, R ऑफ x जो है वो z नॉट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसमें यानी कि जो स्केलिंग, किस तरह की स्केलिंग हो रही है Z ट्रांसफॉर्म डोमेन में, उसको अगर हम थोड़ा सा यानी कि अपने आप को इफ़ वी वांट टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी, it is indeed something which is not abstract और थोड़ी सी relevant है, practical है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि let's assume कि z नॉट जो है that is e to power j ओमेगा, ठीक है। तो फिर क्या सिचुएशन आपके पास बन गई है कि ये जो प्रॉपर्टी है it gets changed कि e to power j ओमेगा n x of n, ठीक है, और उसकी z ट्रांसफॉर्म क्या है x of, और फिर z को भी आप e टू j ओमेगा पुट कर दें, और ये यहाँ थोड़ी सी टाइपो है, z नॉट इक्वल्स e टू j ओमेगा नॉट, एक खास फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, तो z इक्वल e टू j ओमेगा और z नॉट क्या है e टू j ओमेगा नॉट, ये हो गया। और फिर ये एक्सप्रेशन आपके पास किस तरह से चेंज हो रहा है, e टू j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने सबसे आखिर में लिख दिया ना, तो ये बहुत ही आप कह लें कि यूजफुल एक्सप्रेशन है, जो कि शायद अभी आप लोगों को इतना रेलेवेंट नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो भी आपकी यानी एकेडमिक कैरियर्स में जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे तो इट विल काइंड ऑफ डीमिस्टिफाई ग्रेजुअली, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन के कोर्सेज वगैरह लें, तो दैट एक्सप्रेशन यानी कि बीइंग अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आई नो कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है। एक्स ऑफ एन को हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जो हमारा मैसेज है जिसको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, और ई टू जे ओमेगा नॉट, ई टू जे ओमेगा नॉट एन, हाँ ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कैरियर है। यानी कि आपने अभी तक जो मॉड्यूलेशन वगैरह पढ़ी है कम्युनिकेशन में, तो वो रियल सिग्नल्स के लिए थी, लेकिन एक्चुअली जो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो कोर्स हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारा मैसेज होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ई टू जे ओमेगा नॉट एन में कौन से दो पार्ट्स हैं आइलर आइडेंटिटी की वजह से, कोसाइन ओमेगा नॉट एन प्लस जे साइन ओमेगा नॉट एन। तो कॉम्प्लेक्स कैरियर में दो रियल कैरियर्स होते हैं, और इवेंचुअली ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, तो व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या चीज़? ये कि जो भी x का स्पेक्ट्रम है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, इट गेट्स शिफ्टेड टू व्हाट फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पे कैरियर जो है वो लोकेटेड है। तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन इसकी मौजूद है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन बाय कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में इसकी कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मौजूद है कि जो मैथ है वो रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट होती है, कि मॉड्यूलेशन से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम शेयर हो जाता है, यानी कि इट इज़ एक्चुअली मीनिंगफुल, यानी कि सिर्फ मैथमेटिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसकी रियल इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप शेयर करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सिमल्टेनियसली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो टेलीकॉम कंपनीज हैं तो व्हाटएवर फी दे आर सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट, तो वो फी जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज दे नो हाउ टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्स डिफरेंट सिग्नल्स बाय डिफरेंट यूजर्स। एनीवे, तो ये जो इनसाइट हमने यहाँ पे लिखी है तो सिर्फ इसलिए इस प्रॉपर्टी को मोटिवेट करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो अगली चीज़ पे हम आते हैं वो ये है कि how to kind of utilize it for problem solving, ठीक है। तो उसके लिए I'm going to proceed with an example which is given in the textbook. So we have an x of n, and which is r raised to power n cosine omega naught n और u of n। ये हमारे पास x of n है, we want to compute the z transform for this signal. Let me see के
if I've written this in the right way or not. जी हाँ, तो यही सिग्नल है। सो दिस सीक्वेंस वी हैव। तो कई दफ़ा हम प्रॉपर्टीज को यूज करके इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर रहे होते हैं, कभी हम जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इनके टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना चाह रहे हैं। और अपेरेंटली जो है हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि अगर आप इसको डायरेक्टली जो जी ट्रांसफॉर्म का जो इन्फिनिट सम का जो फॉर्मूला है वहाँ पे आप प्लग करेंगे तो यू मे नॉट एंड अप गेटिंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज, या अगर होगा भी सही तो उसमें हो सकता है वो कॉम्प्लिकेशन हो। वैसे तो आई हैवंट डन इट दैट वे, तो आई एम नॉट एबल टू क्लियरली पॉइंट आउट कि इसमें वो इन्फिनिट सम जो है वो सॉल्व करना कितना ईजी या मुश्किल होगा। तो वी कैन ट्राई दैट, ठीक है, वी कैन ट्राई इट एट अ लेटर टाइम। लेकिन अभी है कि इफ वी वांट टू यूटिलाइज द प्रॉपर्टी जो हमने अभी सीखी है तो वो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी कि जो भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है एक्स ऑफ एन, if some complex exponential और यानी कि इन जनरल एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस उससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, यानी ये आपकी बेस लाइन है। तो अब आपका एक्स ऑफ एन कौन सा बन जाता है, आप कहें कि ये मेरा एक्स ऑफ एन है कि लेट एक्स ऑफ एन इक्वल यू ऑफ एन। ये वो सिग्नल है जिसके बारे में मुझे पता है। क्या पता है, वो यही कि इसकी जी ट्रांसफॉर्म आपको और मुझे कंप्यूट करनी आती है। जब आप इसकी जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक्स ऑफ जी क्या है यू ऑफ एन के लिए, that is 1 over 1 minus z inverse, और जो corresponding ROC है that is z magnitude greater than 1। और ये actually जो u of n है इसकी जो z ट्रांसफॉर्म है that is a special case of this z ट्रांसफॉर्म कि a to n u of n की z ट्रांसफॉर्म हमें पता है, और जब आप a को 1 सेट करते हैं तो आपके पास u of n की z ट्रांसफॉर्म आ जाती है। तो x of z हमें पता है, और अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ है ये हमारे पास z नॉट रेज्ड पावर n है। तो लेट्स प्रोसीड। ये जो r रेज्ड पावर n है और फिर कोसाइन ओमेगा नॉट n है, तो इसमें आप आयलर आइडेंटिटी इस्तेमाल करें तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, e2j ओमेगा नॉट n प्लस e2 माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2, और फिर इवेंचुअली आपके पास दो चीज़ें बन जाएंगी, r2n e2j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2, और एक और टर्म भी होगी r रेज़्ड पावर n e2 माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2। और इवेंचुअली फिर आपने जो आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस उसको आपने यूटिलाइज करना है, और एक्चुअली 2 दफ़ा यूटिलाइज करना है, क्योंकि अब आपके पास जो टोटल सिचुएशन बन गई है वो ये है कि r रेज़्ड पावर या इसको आप कंबाइन कर लें r e रेज़्ड पावर j ओमेगा होल रेज़्ड पावर n, ठीक है, ये चीज़ है। और शुरू में 1/2 का फैक्टर भी है, और ये u ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर एक और टर्म भी है जिसमें r e2 माइनस j ओमेगा है होल रेज़्ड पावर n, और हाफ का फैक्टर भी है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ n। अब आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज करनी है जो अभी हमने स्टडी की है कि ये जो दो इंडिविजुअल टर्म्स हैं इनकी जी ट्रांसफॉर्म्स। तो ये जो पहली टर्म है उसकी जी ट्रांसफॉर्म क्या होगी, u ऑफ n की जी ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 over 1 माइनस जी इनवर्स। तो u ऑफ n की जी ट्रांसफॉर्म ये है 1 over 1 माइनस जी इनवर्स। तो व्हाट डज द प्रॉपर्टी सेज कि जहां जहां पे z है तो आपने उसको रिप्लेस करना है किस चीज के साथ, z डिवाइडेड बाय z नॉट। तो अब हमारे वाले केस में z नॉट क्या बन रहा है, पहले वाले केस में z नॉट इज r e2 j ओमेगा, दूसरे वाले केस में जो z नॉट है दैट इज r e2 माइनस j ओमेगा, ठीक है। तो ये है हाफ वाला फैक्टर वैसे का वैसे रहेगा, और 1 over 1 माइनस जहाँ पे z है तो z ओवर z इनवर्स करना है। तो पहले ही z इनवर्स था तो जिसकी वजह से आपके पास क्या सिचुएशन होगी, यानी z के बजाय z और z नॉट करना था, तो अगर आप सारी चीज़ का इन्वर्स लेंगे तो इधर भी सारी चीज़ का इन्वर्स आ जाएगा, z ओवर z नॉट का भी इन्वर्स आ जाएगा। तो यू विल सी के आपके पास ये z इन्वर्स है, और जो z नॉट है वो आपके पास आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो फिर न्यूमरेटर बन जाता है। तो वंस अगेन ये अलजेब्रिक स्टेप्स हैं
मेरे ख्याल में इनमें हमें इतना वो मसला नहीं होना चाहिए. यू गाइस कैन प्रैक्टिस देम बाय योरसेल्फ. और द गुड थिंग इज के ये सब चीज़ें टेक्स्ट बुक से ही एग्जांपल्स हैं जो हम बोरो कर रहे हैं. तो you guys can always go back and look up the stuff if you guys are not able to understand. और finally जो individual z transforms हैं you can add them. और ये addition जो है इसके लिए आपको किस चीज़ का thankful होना चाहिए? linearity, कि आपको individual z transforms add करने की इजाज़त है. ठीक है, ये अब आपके पास z transform आ गई है. इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. अब इसमें एक ROC का मामला है. इंडिविजुअल जो टर्म है उसका ROC कितना था? z greater than 1, z magnitude greater than 1. तो अब जब आप करेंगे ये जो ROC को आप देखेंगे तो यू विल सी कि जो नेक्स्ट जो न्यू ROC है तो दैट इज एक्चुअली z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन r मैग्नीट्यूड. और वो किस लिए था? क्योंकि जो ROC के लिए आपकी कंडीशन थी कि व्हाट वाज द ROC? ROC इज एक्चुअली द प्रीवियस ROC और उसके साथ स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है z नॉट का मैग्नीट्यूड. और z नॉट हमारे पास हमारे वाले केस में क्या है? r e2 j ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड. e2 j ओमेगा जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो जिसकी वजह से आपके पास और जो पुराना ROC था वो आपके पास 1 था. जो नया ROC आपके पास बन रहा है तो वो r मैग्नीट्यूड बन रहा है. दिस वन फॉर बोथ टर्म्स. तो आई वुड अर्ज यू कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें आफ्टर द लेक्चर इज ओवर और इन द इवनिंग एंड देन यू गाइस विल फील कंफर्टेबल अबाउट इट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट थिंग. सर, इन द प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास दो z नॉट नहीं थे. मतलब एक e रेज़ टू j ओमेगा है और फिर एक e माइनस j ओमेगा है. हाँ जी बिल्कुल सही है. जी, तो फिर मतलब हमने ये कहा कि न्यू ROC स्केल होएगा z नॉट से, लेकिन अब दो z नॉट है तो हम कौन सा वाला लेंगे? Sure. कि इसका कोई मसला नहीं है. आप कह लें कि दो z नॉट है, आप चाहे उनको सुपरस्क्रिप्ट भी लिख लें. यानी कि नोटेशन की जो क्लैरिटी है वो हमारे जहन में होती है और अगर नहीं है तो फिर आप उसको जितना वाज़ेह करना चाहें तो आप लिख सकते हैं. एक z नॉट हमारे पास था r e2 j ओमेगा और जो दूसरा z नॉट हमारे पास था आप यानी कि आपको पता है कि दोनों मुख्तलिफ हैं तो आप उनको मुख्तलिफ नोटेशन दे सकते हैं. तो ये था. तो जो पहले वाला केस था उसमें जो ROC पहली टर्म के लिए बनना था तो वो क्या बनना था? ये z नॉट, जो पहला z नॉट था उसके मैग्नीट्यूड के साथ स्केलिंग. और जो दूसरे वाले में ROC था तो वो जो दूसरा z नॉट था उसके मैग्नीट्यूड के साथ स्केलिंग. तो अब आप इसको और जो RX है व्हाट वाज द प्रीवियस ROC? दैट वाज 1. ठीक है, 1 से बाहर के लिए जो है ना आपके पास सारा रीजन था. तो अब आप देखेंगे कि r e2 j ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड लें वो भी r आता है, r मैग्नीट्यूड आता है. और इसी तरह से r e2 माइनस j ओमेगा इसका आप मैग्नीट्यूड लें. ठीक है, तो वो भी r मैग्नीट्यूड आता है क्योंकि e2 j ओमेगा का मैग्नीट्यूड और e2 माइनस j ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है. क्यों 1 है? क्योंकि आप लिख लें सिंपली कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो या प्लस हो वो 1 होता है जो आइडेंटिटी है. तो ये है. यानी इस पर्टिकुलर केस में इवन दो कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जो हमारे सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट को स्केल कर रहे थे वो मुख्तलिफ थे लेकिन देयर मैग्नीट्यूड्स टर्न्ड आउट टू बी द सेम. तो ROC की जो स्केलिंग होती है वो मैग्नीट्यूड से होती है. तो अगर कोई किसी और चीज़ से होती फिर फर्क पड़ता. तो किसी और केस में ये हो सकता है कि आपके पास जो ये जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं इनकी जो बेस है ठीक है वो मुख्तलिफ हो. तो उस केस में हो सकता है कि आपके पास आपको ROC के मामले में मजीद केयरफुल होना पड़े. इस केस में ये था कि टर्न्ड आउट टू बी द सेम. यानी कि दोनों इंडिविजुअल ROC जो z ट्रांसफॉर्म्स थी उनके जो ROCs थे उन दोनों की कंडीशन ये बन रही थी कि z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन r मैग्नीट्यूड. तो जिसकी वजह से आई एंडेड अप राइटिंग दैट. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. सर अगर डिफरेंट हो दोनों z नॉट तो फिर क्या होएगा ROC का? फिर वही होगा कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी में जैसे आपने देखा है कि इंडिविजुअल टर्म्स हैं और एलसीएम लेके देख लें. अगर पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं होती है तो दैट मीन्स कि उनका इंटरसेक्शन होगा जो इंडिविजुअल ROCs हैं. और अगर पोल जीरो कैंसिलेशन होती है तो
इंटरसेक्शन से ज्यादा होगा। तो ये उस तरह की चीज है काइंड ऑफ जो आप करके देख के ही उसको पता चला सकते हैं। लेकिन रूल ऑफ थंब वही है, यानी कि जब भी टर्म्स आपके पास इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म्स ऐड हो रही हैं तो कीप दैट इन माइंड कि आप कभी भी इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म्स को ऐड नहीं कर सकते थे अनलेस के लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है इट बिकेम अवेलेबल। तो क्योंकि इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म्स की एडिशन लिनियरिटी की वजह से हो रही है तो फिर लिनियरिटी वाले रूल्स अप्लाई होंगे। तो लिनियरिटी सेज के जो टोटल आरओसी है वो इंडिविजुअल आरओसीज का इंटरसेक्शन है अगर पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं है, और अगर कैंसिलेशन हो रही है तो इट्स मोर। तो ये मामला है, और इट मे बी मोर, जो पहले भी एक क्वेश्चन रेज हुआ है बाय समवन एल्स, यानी कि हो सकता है कि वो इंटरसेक्शन ही रहे जो आरओसी है नेट आरओसी, और हो सकता है कि वो इंटरसेक्शन से ज्यादा हो जाए इन केस ऑफ पोल जीरो कैंसिलेशन। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो उस केस में ये मामला हो रहा है, हम कह रहे हैं कि वी हैव अ जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन एंड आई एम टेकिंग इट्स डेरिवेटिव इन जी ट्रांसफॉर्म डोमेन और विद रिस्पेक्ट टू जी। जो भी फिर मेरे पास डेरिवेटिव आता है तो आई मल्टीप्लाई इट विद माइनस जी, और इवेंचुअली पता है हमें ये चला है कि उसकी वजह से टाइम डोमेन में जो इफेक्ट होता है वो ये कि एक्स ऑफ एन गेट्स मल्टीप्लाइड विद एन। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंप्यूटिंग इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म। और आरओसी जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है इट रिमेन्स unchanged, but let me quickly check from the textbook so that I do not end up giving a wrong statement. ठीक है, ROC जो है it remains the same as before in this case. तो ये जो भी properties हैं once again they could be proved. तो कुछ properties को author ने side by side prove भी किया हुआ है, लेकिन we are not looking at the proofs at least class setting में। discussion के लिए आप लोग आ सकते हैं मेरे ऑफिस में। तो यहाँ पे हम will try to use an example to kind of elaborate this property. कि हमारे पास एक z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है which is log 1 plus az inverse। I hope कि यही चीज़ है जी। तो ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हुए हैं, उसमें मैंने आपको जो राय दी थी वो ये थी कि इस तरह के जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस जो कि रैशनल ना हो दे आर काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, तो उनके लिए हमारे लिए बुक कीपिंग करना मुश्किल होता है। तो इसको हमने कैसे किया था, एटलीस्ट द वे ऑथर सॉल्व्ड इट, कि ऑथर वाज एबल टू एक्सपैंड दिस लॉग फंक्शन इनटू अ पावर सीरीज, और फिर हमने जो जी ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वो अप्लाई की थी और जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट की थी। तो जिस पे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं तो विल ट्राई टू प्रोवाइड द कॉरेस्पॉन्डिंग पावर सीरीज एक्सपेंशन एज वेल। तो अब यहाँ पे ये मामला है कि अब ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी की वजह से अब हमें ऑल ऑफ अ सडन जो है we will be able to solve this problem in a different way। वो यही है कि just take the derivative of this Z transform domain। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि आप Z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लें तो यानी कि that should bring some more clarity into your mind कि even though कि x of n was a discrete time signal, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस नहीं था, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डेरिवेटिव नहीं ले सकते, वहाँ पे आपको डिफरेंस लेना होता है। बट व्हेन वी टुक इट्स जी ट्रांसफॉर्म, तो जो जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है इट केम आउट टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो कैपिटल एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है जी का, जिसकी वजह से यू गाइस आर एबल टू टेक द डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो जी है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स की जो जनरलाइजेशन है, तो रियल नंबर्स का ही आप डेरिवेटिव ले सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। यानी इंटीजर्स जब आपके पास हो तो उनका इंटीजर्स के जो फंक्शंस होते हैं उनका आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते, वहाँ पे आपको डिफरेंस लेना पड़ता है। तो ये चीज़ है, यानी कि एक्स ऑफ एन इज डिस्क्रीट सीक्वेंस, लेकिन जो DTFT है ये जी ट्रांसफॉर्म है दैट इज कंटिन्यूअस। ओके, जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है लॉग ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर द बेस 1 ओवर 1 प्लस az इनवर्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस। तो डेरिवेटिव ऑफ द बेस में क्या होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है इट विल रिमेन देयर, और फिर जो पावर है यू विल ब्रिंग इट टू द लेफ्ट साइड, तो वो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप पावर को डिक्रीज करेंगे बाय 1। तो होपफुली ये हमारे पास चीज़ है -az² डिवाइडेड बाय 1 प्लस az इनवर्स।
और फिर आप कह रहे हैं कि हम फेथफुली जो हमारी प्रॉपर्टी है हम उसको लेके चलें, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस ही यही करना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से हम कैसे इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म वगैरह को इजी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है आपके पास कि डेरिवेटिव भी लें और फिर माइनस जी के साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जी की पॉजिटिव पावर है और यहाँ पे जी की नेगेटिव पावर थी -2 और +1, तो इवेंचुअली आपके पास z -1 जो है वो बच जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ -z dxz by dz that is equal to az inverse। ये हमारे पास चीज बची है, और 1 प्लस az इनवर्स। और मेरे ख्याल में यहाँ से ऑनवर्ड अब आप फिर मजीद कुछ प्रॉपर्टीज शायद इन्वोक कर सकते हैं। ए को तो सेपरेट करें, ये स्केलिंग फैक्टर है, जी इनवर्स को अलग कर लें, और फिर 1/1 प्लस ए जी इनवर्स को सेपरेट कर लें। अब आपके पास चीज़ें मेरे ख्याल में सिंपल हो गई हैं कि इसकी जो इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है व्हाट इज दैट, वो ये है कि -a रेज टू पावर n u ऑफ n। वंस अगेन ये उस एजम्पशन के तहत है कि राइट साइडेड सीक्वेंस है, और मेरे ख्याल में वही होगा, मैंने वो आरओसी मेंशन नहीं किया, लेकिन इट शुड बी अ राइट साइडेड सीक्वेंस। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/1 माइनस ए जी इनवर्स है, तो प्लस ए है तो जिसकी वजह से -a to n u ऑफ n होगा। और फिर ये जो स्केलिंग फैक्टर है ए का वो वैसे ही आप साथ में लिखते हैं, और ये जो जी इनवर्स जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उसकी वजह से आपको इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा कि wherever you have n, you replace it with n minus 1 because there is a delay by 1। तो इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी जो है वो इस्तेमाल हो गई हुई है। तो इवेंचुअली जो भी आपका यानी कि यानी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है, तो दिस इज योर इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म इन द एंड। अब यहाँ पे मैं इंटेंशनली यानी कि x ऑफ n या y ऑफ n नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि मैंने आई वाज इन अ रश, तो मैंने वो केयरफुल नोटेशन जो है मैं उसको लेके नहीं चला हूँ, तो जिसकी वजह से आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे x लिखना है या y लिखना है। तो आई होप कि यू गाइस कैन टेक केयर ऑफ इट। लेकिन दिस इज इवेंचुअली नहीं, अभी इसमें मेरे ख्याल में हाँ वी नीड टू बी केयरफुल। हाँ, ये जो सारी चीज है हमने इसका इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म निकाला है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ, यानी this whole thing has this inverse z transform -z dxz divided by dz, ठीक है। इसका जो z इनवर्स है वो ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वो क्या चीज है, यानी ये जो सिग्नल है, यानी कि जैसे मैं केयरफुल था तो वही चीज ही है कि दिस सिग्नल इज एक्चुअली n टाइम्स x ऑफ n। तो x ऑफ n अलोन नहीं है, n x ऑफ n है। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है, और फिर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने x ऑफ n कंप्यूट करना था तो आप n को जो है वो दूसरी तरफ आप डिवाइड करेंगे, तो a डिवाइडेड बाय n, और फिर जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो आप लोग कर लेंगे, u ऑफ n माइनस 1। तो इवेंचुअली ये चीज़ है हमारे पास, यानी श्योर यानी इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करना मेरे ख्याल में ऐसा मसला नहीं है। वंस यू गाइस आर गिवन अ टेबल, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अच्छी जो है वो कंसिस्टेंट और ब्यूटीफुल नोटेशंस आप असाइन करें, और उसके बाद आप चीज़ों को लेके चलते जाएं कि उसमें मामला मैसी ना हो। जैसे अभी जो हमने एक्सप्रेशन कंप्यूट किया था, तो फॉर अ मिनट आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि इट इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, तो इट वाज द एक्सप्रेशन फॉर दिस होल थिंग, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता चला कि इवेंचुअली जो टाइम डोमेन में चीज़ आपके पास आई है तो इट वाज n टाइम x ऑफ n, फिर आपने x ऑफ n वहाँ से ऑब्टेन किया। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हम कंजुगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर टाइम रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं।
तो कॉन्जुगेशन एज द नेम इम्प्लाइज कि अगर किसी भी वजह से आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है और आप उसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स टू इट्स जी ट्रांसफॉर्म। जी ट्रांसफॉर्म में बस मामला ये है कि जी इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो जी की भी कॉन्जुगेशन हो जाती है और फिर जो आपके पास जो एक्स का एक्सप्रेशन है एक्स ऑफ जी, तो उसकी भी कॉन्जुगेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास डबल कॉन्जुगेशन है। और टाइम रिवर्सल में ये मामला है कि इन जनरल अगर आपके पास एक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है कि आप टाइम रिवर्सल भी कर रहे हैं और कॉन्जुगेशन भी कर रहे हैं, तो उस केस में जो जी ट्रांसफॉर्म है उसके साथ मामला ये होगा कि एक तो ये कि टाइम रिवर्सल की वजह से जो आपका जी है तो दैट विल बिकम 1/z, और फिर यहाँ पे शायद कॉन्जुगेशन आएगी। तो लेट मी लुक अप, आई एम ऑल्सो नॉट 100% परफेक्ट इन मेमोराइजिंग। कॉन्जुगेशन के केस में अगर आप x को कॉन्जुगेट कर रहे हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डबल कॉन्जुगेशन है। इनके ये भी एक लूज टर्म है, इस तरह टेक्निकली हमें नहीं कहना चाहिए। डबल कॉन्जुगेशन का मतलब ये कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है इट गेट्स कॉन्जुगेटेड, और फिर कैपिटल X विच इज अ फंक्शन ऑफ z इट आल्सो गेट्स कॉन्जुगेटेड। तो डबल कॉन्जुगेशन का जो लफ्ज है वो आप लोग शायद इनफॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मली इट्स नॉट करेक्ट। और टाइम रिवर्सल में ये मामला है कि जब आप एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ माइनस एन करते हैं, इनके फ्लिप करते हैं अराउंड द वाई एक्सेस और कॉन्जुगेशन करते हैं इफ एक्स इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, तो जी को आप चेंज करेंगे 1/z के साथ, जी की कॉन्जुगेशन भी करेंगे और फिर एक्स की कॉन्जुगेशन भी करेंगे। तो ये चीज़ है। दिस इज व्हाट आई फॉरगॉट हियर टाइम रिवर्सल के केस में कि z 1/z हो जाता है और z की कॉन्जुगेशन भी होती है अगर आपने टाइम रिवर्सल के साथ कॉन्जुगेशन भी की थी। इसमें एक स्पेशल केस हुई है कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम रिवर्सल करें, कॉन्जुगेशन ना करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम रिवर्सल करेंगे तो फिर आपका मामला ये होगा कि wherever you have z आप उसको रिप्लेस कर देंगे with 1/z in your x of z एक्सप्रेशन। और फिर जो ROC की बात है वो ये कि कॉन्जुगेशन के केस में ROC रिमेन्स अनचेंज्ड, और टाइम रिवर्सल के केस में ROC जो है इट काइंड ऑफ गेट्स इन्वर्टेड। तो ये जो इन्वर्जन है तो इसको केयरफुली आपने देखना है कि पहले जो पोल जहाँ पे था तो अब नेक्स्ट टाइम वो पोल कहाँ पे जा रहा है। तो you guys need to exercise caution in that sense. Okay. यहाँ पे इनके इट्स नॉट रियली एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ वही है कि जो नोटेशन है आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपके पास एक x of n है विच इज a to power n u of n, वही सीक्वेंस जो अभी तक हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हुए हैं। तो जब आप इसको टाइम रिवर्स करते हैं, जहाँ पे n है वहाँ पे आप -n करते हैं, तो फिर आप इसकी z ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना चाहते हैं तो क्या होगा। एक तरीका तो यही है कि आप इसको y of n कहें और जो z ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है जो इन्फिनिट सम है उसमें पास करें और फिर देखेंगे व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। और दूसरा तरीका ये है कि यू यूटिलाइज द प्रॉपर्टी, और व्हाट डज द प्रॉपर्टी सेज कि जब आपने x में टाइम रिवर्सल किया है कि जो आप z ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो क्या होगा, जो ओरिजिनल z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन था उसमें z को आप रिप्लेस कर देंगे 1/z के साथ। तो ओरिजिनल हमारे पास z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन क्या था x ऑफ n के लिए, ओरिजिनली हमारे पास z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन था 1/1 माइनस a z इनवर्स। अब जहाँ पे z है तो उसको 1/z करना है, और जहाँ पे ऑलरेडी 1/z है तो दैट विल बिकम z। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है और इसको आप फर्दर कुछ भी कर सकते हैं कि वही पहले की तरह z इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, z इनवर्स माइनस a। तो यानी कि ये तो सिर्फ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, लेकिन मेन चीज़ वही थी कि हाउ टू यूटिलाइज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कि वेयर एवर यू हैव z इन योर x ऑफ z एक्सप्रेशन, तो आप उस z को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करना है आपने z को किस चीज़ के साथ, 1/z के साथ। और ROC का क्या मामला है, ROC 1/rx है। तो ओरिजिनल जो आपके पास चीज़ थी x ऑफ z, इसका ROC क्या था, इट वाज z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन a, ठीक है। तो Rx वाज a
और अब आपके पास जो नया ROC है तो दैट इज एक्चुअली 1/Rx, ठीक है। तो 1/A मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दिस इज योर न्यू ROC, ओके। और लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो इवेंचुअली जो आपके पास कंडीशन बनेगी उसमें जो इनइक्वालिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपने केयरफुली चूज करनी है। तो z मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1/A, क्योंकि टाइम रिवर्सल के बाद जो चीज आपके पास है इट बिकम्स लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। ओरिजिनल आपके पास राइट साइडेड सीक्वेंस है और जब आपने टाइम रिवर्सल किया तो अब आपके पास एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस बन गया, तो जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है उसकी डायरेक्शन भी आपके पास चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन है कोई? तो एक्चुअली आई एम आल्सो फीलिंग दैट कि मे बी आई एम टू फास्ट टुडे, लेकिन वही है कि आई हैव रियलाइज्ड कि शायद इस सेमेस्टर में हमारे पास वैसे ही मेरे में 2 लेक्चर्स कम हैं, तो जिसकी वजह से आई वांटेड टू स्पीड अप, क्योंकि अगर हमें 14 लेक्चर्स के बाद मिड टर्म एग्जाम में जाना है तो दैट टेल्स मी कि हमारे पास सिर्फ 4 लेक्चर बचे हैं फॉर मल्टी रेट DSP चैप्टर, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसको कम से कम भी मैं 6 लेक्चर उसको देना चाह रहा था, लेकिन अब हमारे पास 4 हैं तो मे बी इट विल स्पिल ओवर, क्योंकि हो सकता है कि हम मिड टर्म के बाद भी हम मल्टी रेट DSP कर रहे हों और अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट ना करें, क्योंकि पिछली दफ़ा जब DSP मैंने पढ़ाई थी तो उस वक्त हमारे पास मिड टर्म से पहले 16 लेक्चर्स थे। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम आज ये Z ट्रांसफॉर्म की जो डिस्कशन है उसको हम रैप अप कर दें, सो दैट के एटलीस्ट हमारे पास 4 लेक्चर्स हों मल्टी रेट DSP के लिए। इन जनरल फिर ये हुआ कि जी बताएं सर। कोर्स आउटलाइन में तो अभी है 16 पूरे ही लेक्चर, मैंने अभी चेक की थी। वो कोर्स आउटलाइन तो एक्चुअली 32 लेक्चर्स के हिसाब से सेट हुई हुई है, लेकिन जो मेरे में एकेडमिक्स ऑफिस की तरफ से जो मैं गाइडलाइंस हैं वो ये कि ये जो अभी सेमेस्टर चल रहा है फॉर 2020 इट विल हैव 30 लेक्चर्स और एंड देन इट विल कंक्लूड। तो 30 लेक्चर्स का मतलब है कि एक वीक या हाँ यानी कि एक वीक वो स्किप कर रहे हैं, यानी ये जो सेमेस्टर है वो एक वीक शायद शॉर्ट है। तो मेरे पास जो आउटलाइन है वो ऑफ कोर्स वो 32 वीक्स के हिसाब से है, तो अगर 32 लेक्चर्स के लिए, तो अगर लेक्चर्स 30 होते हैं, 2 लेक्चर्स स्किप होते हैं, तो डेफिनेटली उस आउटलाइन में से हम कोई 1-2 चीज़ें स्किप करेंगे। तो आउटलाइन वही है जो पिछली दफ़ा फॉलो हुई थी, तो उसमें ये जो माइनर सी चेंजेस हैं 1-2 लेक्चर्स कम होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब हमारे पास टाइम कम होगा तो कोई एक आध टॉपिक जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है x1, उसकी जो z ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल X1, और एक सीक्वेंस और है x2 ऑफ n, उसकी जो z ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल X2 ऑफ z, और जो इंडिविजुअल ROCs हैं वो आप लिख लें कि पहले सिग्नल का ROC है Rx1, दूसरा जो z ट्रांसफॉर्म है उसका जो ROC है दैट इज Rx2, और फिर आप कह रहे हैं कि आप वो केस कंसीडर कर रहे हैं कि x1 जो है इट गेट्स कन्वॉल्व्ड विद x2, ठीक है। तो उस केस में व्हाट हैपेंस, ये जो प्रॉपर्टी है दैट टेल्स यू के आपने इंडिविजुअल जो z ट्रांसफॉर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म कुड स्टिल बी कंसीडर्ड एज फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी z और ओमेगा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, z इक्वल e टू j ओमेगा। तो z ट्रांसफॉर्म डोमेन स्टिल फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, और जो आपके पास नेट ROC अब बनेगा तो इट्स द सेम एज द केस ऑफ लीनियरिटी, इट कंटेन्स द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ROCs। इंडिविजुअल ROC Rx1, Rx2 उनका इंटरसेक्शन लें और it would be at least that much or more, ठीक है। तो सिंपल ये अब ये जो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है ये यूटिलाइज कैसे हो रही है, यानी उसकी डेरिवेशन भी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वी डोंट हैव टाइम तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो यूटिलाइज इसी तरह हो रही है कि इस एग्जांपल को मेरे ख्याल में कि हम इसको यहीं से रीड कर लेंगे, आई कुड राइट इट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बनेगा।
आखिर में हमारे पास जो चीज़ है दैट इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इसकी कोई रेलेवेंट एग्जांपल मेरे ज़हन में अभी क्लिक नहीं कर रही कि वेयर वी कैन फाइंड द यूटिलाइजेशन फॉर दिस रिलेशनशिप। कि कोई भी जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है उसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें जी अप्रोचेस इन्फिनिटी, उससे आपको एक्स ऑफ जीरो मिले कि जो भी आपका सीक्वेंस है उसकी टाइम जीरो पे जो वैल्यू है वो मिले, तो व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, एटलीस्ट अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो ऑथर्स हैं इफ दे हैव लिस्टेड इट हियर दे नो मोर देन मी, तो it will have its application somewhere, ठीक है, तो which I'm not able to find so far, but the point is कि ये एक फैक्ट है जो कि गिवन है और हो सकता है ये फैक्ट कहीं ना कहीं यूज हो जाए। तो मेक श्योर कि अगर हम आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम के जरिए अगर आपको जो सीक्वेंस है टाइम डोमेन में और जो उसकी जी ट्रांसफॉर्म है उसके दरमियान एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या रिलेशनशिप गिवन है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो तो डेफिनेटली करें। तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम दो सीक्वेंसेस हैं, हमने उनकी कॉन्वोल्यूशन कंप्यूट करनी है, लेकिन वही है कि वी आर ऑल स्केयर्ड ऑफ कॉन्वोल्यूशन, इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि हम कॉन्वोल्यूशन ना करें बल्कि कुछ और करें। तो जी ट्रांसफॉर्म जो डोमेन है इट गिव्स अस अ चांस कि हम अल्टरनेट वे में कॉन्वोल्यूशन कंप्यूट कर लें। वो क्या होगा कि आप इंडिविजुअल जो जी ट्रांसफॉर्म्स अगर आपको पता है वो आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लें प्रोडक्ट की एंड देन दैट विल बी योर रिजल्ट ऑफ द कन्वोल्यूशन। तो अब यहाँ पे x1 जो है इट इज a to n u of n, जो कि काफ़ी यानी इट इज़ क्वाइट वेल नोन टू अस बाय नाउ, जिसका हमें पता है कि इसकी जी ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस a जी इनवर्स है। और x2 जो है दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो पहला सिग्नल जो है दैट इज आल्सो यूनिट स्टेप, लेकिन उसकी वेटिंग हो रही है बाय एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस जो कि a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो वो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, इफ a इज लेस देन 1 तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, इट कुड बी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज वेल। तो x1 x2 दोनों की जो z ट्रांसफॉर्म है वो हमें पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ROCs भी हमें पता है। तो जब आप इन दोनों इंडिविजुअल जो आपके पास z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस हैं जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट डेफिनेटली एन एक्सप्रेशन जो यहाँ पे 364 में हमें नजर आ रहा है। उसका पोल जीरो प्लॉट भी इन्होंने किया हुआ है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो उसकी वैसे जरूरत नहीं है अगर हमने कन्वोल्यूशन करनी है। हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी हुई है, उसमें इवेंचुअली फिर आपने इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लेनी है एंड दैट विल बी द आंसर टू योर कन्वोल्यूशन। तो इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म अगर आप लें तो ये जो 364 इक्वेशन है उसमें किस तरह का आपको रैशनल इज इम्प्रॉपर, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की जो डिग्रीज हैं वो 2 हैं, तो आप थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद आपके पास इंडिविजुअल टर्म्स आ जाएंगी जो यहाँ पे नजर आ रही हैं हमें 1/1 माइनस जी इनवर्स माइनस a/1 माइनस a जी इनवर्स। दोनों टर्म्स ऐसी हैं कि जिनके इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म हमें कंप्यूट करने आते हैं। पहली जो टर्म है उसका इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है यूनिट स्टेप, और जो अगली टर्म है उसका इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म क्या है, दैट इज a to power n u of n, और एक a पहले से न्यूमरेटर में मौजूद था तो जिसकी वजह से जो टोटल पावर होगी है वो a to power n plus 1 होगी है। तो यहाँ से आपने दो सीक्वेंसेस की जो कन्वोल्यूशन है वो कंप्यूट कर ली है विदाउट एक्चुअली डूइंग द कन्वोल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये चीज कब आपके लिए हेल्पफुल होगी, व्हेन यू हैव दोज सिग्नल्स जिनके जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस आपको पता है। एक चीज तो ये सो दैट यू कैन मल्टीप्लाई देम टुगेदर इन जी डोमेन, और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा ये कि व्हेन यू स्टार्ट टू डू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना लें उस केस में भी आपके पास कोई ऐसी चीज ना हो विच इज अननोन टू यू, या कोई ऐसी चीज जो आपको टेबल हमने दिया है उसमें टेबुलेटेड ना हो। यानी मकसद ये है कि दिस प्रॉपर्टी मेक सेंस, इट कुड बी यूटिलाइज्ड, बट डेफिनेटली ये कोई यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है, यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यूटिलाइजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये अब आपके पास टेबल है जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज समराइज्ड हैं जो हमने इंडिविजुअली करने की कोशिश की है। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी मुझे लिखी हुई नजर आ रही हैं, तो ये आप पे ही होगा कि अगर आपको ये टेबल गिवन है आप इस पे से कोई प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हो और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप वो कर सकते हैं, बट यू नीड टू मेंशन कि व्हिच प्रॉपर्टी यू हैव यूटिलाइज्ड। ओके, तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, और हमारे पास ये चैप्टर भी कंक्लूड हो गया जी ट्रांसफॉर्म की डिस्कशन। जी ट्रांसफॉर्म आगे भी नजर आती रहेगी, लेकिन अब हम जी ट्रांसफॉर्म को
एक्सप्लिसिटली फोकस नहीं करेंगे, रादर ये कि हम इम्प्लिसिटली जी ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, नहीं अब हम डीएसपी के लिए जी ट्रांसफॉर्म जो चाहिए वो किए जा रहे होंगे, तो जी ट्रांसफॉर्म यानी कि अपने ऑन पे हम लोग नहीं कर रहे होंगे। तो इफ़ यू गाइस हैव क्वेश्चंस तो मजीद हैं तो पूछें, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है, अदरवाइज फिर दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो हम 30 सेकंड वेट कर लेते हैं। ओके, तो लुक्स लाइक के पीपल आर लीविंग, देयर आर नो क्वेश्चंस। ओके, फिर हम लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं, और डेफिनेटली कोई मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अगले लेक्चर में इनके नेक्स्ट वीक पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।